एबीपी रिपोर्टर में अब विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। आज संसद में बांग्लादेश लिखा बैग लेकर पहुंची हैं प्रियंका गांधी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को न्याय दिलाने के मुद्दे पर प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। आज प्रियंका गांधी जो हैंडबैग लेकर पहुंची हैं उस पर बांग्लादेश लिखा हुआ है। बैग पर बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों का जिक्र है। आपको ध्यान होगा कल ही प्रियंका गांधी जो है वो संसद में पैलेस्टाइन फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर पहुंची थी और आज प्रियंका गांधी संसद में बांग्लादेश लिखा बैग लेकर पहुंची हैं। और न सिर्फ प्रियंका गांधी बल्कि आप देख रहे हैं सभी विपक्ष के सांसद यहां पर नजर आ रहे हैं। सबके हाथ में बैग है और बांग्लादेश का मुद्दा है। बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर यहां पर विपक्ष की तरफ से आवाज बुलंद की जा रही है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल प्रियंका गांधी जिनके पास बैग था पैलेस्टाइन जिस पर लिखा हुआ था फिलिस्तीन, ये कल वाली तस्वीर आप देख रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आज की तस्वीर जहां जितने विपक्ष के सांसद हैं और प्रियंका गांधी उनके पास जो बैग है उस पर बांग्लादेश लिखा हुआ है। आवाज बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए उठाई जा रही है, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की उठाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन के अन्य विपक्षी सांसदों की तरफ से। तो कल प्रियंका के बैग पर फिलिस्तीन और आज बांग्लादेश का जिक्र है बैग पर। हालांकि कल जब पैलेस्टाइन वाला बैग लेकर प्रियंका गांधी संसद भवन पहुंची थी तो फिर बीजेपी ने प्रियंका गांधी को निशाने पर लिया था और इसको मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ दिया था। वहीं आज प्रियंका गांधी बांग्लादेश वाला बैग लेकर पहुंची हैं और न सिर्फ प्रियंका गांधी बल्कि जितने विपक्ष के सांसद हैं वो सब बांग्लादेश वाला बैग हाथ में लिए हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर प्रियंका गांधी की आज की आपके सामने है। आज प्रियंका गांधी का ये जो बैग है बांग्लादेश और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को इंसाफ मिले ये मांग करता हुआ प्रियंका गांधी का आज ये हैंडबैग जिसको लेकर प्रियंका गांधी संसद में पहुंची हैं और वहां आज विपक्ष बांग्लादेश के मुद्दे पर संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन करता हुआ, सरकार की घेराबंदी करता हुआ नारों के जरिए सुनाई पड़ रहा है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। संसद परिसर में प्रियंका गांधी का प्रदर्शन, कल पैलेस्टाइन के मुद्दे पर समर्थन, आज बांग्लादेश के मुद्दे पर समर्थन। तो कल फिलिस्तीन और आज बांग्लादेश। जेपी नड्डा राज्यसभा में जो संविधान पर चर्चा हो रही है उस पर आज अपनी बात रख रहे हैं। उन्हीं की तरफ से आज संबोधन मतलब चर्चा की शुरुआत हुई है। उनके संबोधन से सुनते हैं। सदन में उस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, चर्चा, वाद विवाद और डिस्कशन, कुल मिलाकर के ये सारी डिस्कशन एक तरीके से हम सबको अपने संविधान को मजबूती देने में, कमिटमेंट के साथ खड़े होने में एक अवसर प्रदान करता है। और इसीलिए हम इस अवसर को, राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सब इसका सदुपयोग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो है ही, लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, इट इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी but it is the mother of democracy that we have to understand. यह प्रजातंत्र की जननी है और जब हम इसको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान समिति के सदस्य और संविधान के निर्माता इस बात को जानते थे कि यह देश नेशन इन मेकिंग नहीं है, यह नेशन था, पुरातन देश था। और यह पुरातन देश हमारी मान्यताओं के आधार पर, हमारी संस्कृति के आधार पर, हमारे एथोस के आधार पर, हमारे पुरातन विचार पर यह समाहित था। और इसीलिए आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को जब देखेंगे तो हमेशा भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास, भारत का गौरवमय इतिहास, इसका बार बार उल्लेख होता है। और जब हम पुरातन विचार की बात करते हैं और हम इंडियन एथोस की बात करते हैं तो इंडियन एथोस में हम पाते हैं डेमोक्रेसी
comprises of freedom, acceptability, equality, inclusivity in society, and allow the common citizens to lead a quality and a dignified life. इसके लिए हम समर्पित हैं और ये विचार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों के मन में भरपूर पूर्ण तरीके से समाहित था और ये चर्चा हम सबको देखने को मिलती है। हम अगर ऋग्वेद की बात करें, अथर्ववेद की बात करें और हम अपने पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करें तो हमें ध्यान में आता है कि सभा, समिति, संसद, इन सभी शब्दों का प्रयोग हुआ है। यह इस बात को बताता है कि हमारे यहां डिस्कशन, डिबेट, डेलिब्रेट ये हमारे इथोस में, हमारी कल्चर में, हमारे संस्कृति में विराजमान रहा है और उसी को आगे बढ़ाने में हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को रखा कि भारत पुनः उन बातों को समझकर, ध्यान रख करके, अपने गौरवमय इतिहास को ध्यान में रख करके, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को ध्यान में रख करके, वह जो ये राष्ट्र है विच इज टाइम्स इममेमोरियल, उसको ध्यान में रख करके हम अपने संविधान का निर्माण कर रहे हैं। हमें जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, आर्यवर्त, भारतवर्ष, इन शब्दों का प्रयोग आजादी के बहुत बहुत पहले हम लोगों ने उपयोग में लाया। यह भी इस बात का प्रमाण है कि हम निश्चित रूप से अपनी संस्कृति को ध्यान में रख करके हम सबने संविधान का फॉर्मेशन किया। मैं यहां ये भी ध्यान में लाना चाहता हूं, आजकल हमें संस्कृति की बातचीत करते हैं तो कई बार तकलीफ भी होती है कई लोगों को। जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो कई बार लोग ये महसूस करते हैं कि हम प्रोग्रेसिव नहीं हैं। मैं उनके सिर्फ ध्यान में लाना चाहता हूं कि संविधान की मूल प्रति में भी अजंता अलोरा की गुफाओं का उसमें छाप दिखती है। उसमें हम सबको कमल का भी छाप दिखता है और कमल इस बात को प्रतिबिंबित करता है। कमल इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि हम कीचड़ में से, दलदल में से निकल करके आजादी की लड़ाई लड़ करके हम नए सुबह के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं और नए संविधान के साथ खड़े होने के लिए। और इसलिए हमारा संविधान भी हमको उस कमल से ये प्रेरणा देता है कि तमाम मुसीबतों के बावजूद हम प्रजातंत्र को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इस कमिटमेंट के साथ खड़े होंगे। अगर मैं पिछले 75 साल की जर्नी, यात्रा की चर्चा करूं तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जिसका उल्लेख आदरणीय वित्त मंत्री जी ने डिबेट को प्रारंभ करते हुए कहा और उन्होंने अंबेडकर को उद्धृत किया, बाबा साहब अंबेडकर जी को उद्धृत किया और उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के शब्दों में उसको कहा और उससे पता चलता है कि बाबा साहब अंबेडकर कितने दूरदर्शी थे और कितनी दूरदृष्टि उनकी थी। हाउ फार साइटेड ही वॉज एंड व्हाट ही सेड वॉज, आई रिपीट, yesterday Madam Sitaraman ji has elaborated it, but I am repeating it. However good the Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to be a bad lot. However bad the Constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it happen to be a good lot. मैं इसको इसलिए उद्धृत कर रहा हूं क्योंकि मेरे वक्तव्य में ये गुड लॉट और बैड लॉट बार बार आने वाला है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। संविधान को बहुत गहराई से हमारे संविधान निर्माताओं ने रखा था, लेकिन
संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, यह भी बैड लॉट ने शुरू से ही ठान ली थी। और वह जब बैड लॉट ने ठानी, मैं जर्नी की बात कर रहा हूं, यात्रा की बात कर रहा हूं, मेरा मानना है कि जब there are objective decisions, we get right answers, we get good results. But when there are subjective decisions, we get bad lot, we get bad answers, we get wrong answers. और इस बात को हमको समझना चाहिए। आप देखिए, देश को जोड़ने का काम आदरणीय सरदार पटेल जी, भारत के होम मिनिस्टर, उनको दिया गया। और ये मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत समय बाद मैंने कांग्रेस के तरफ से भी सरदार पटेल का नाम सुना, बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद। After years I heard from the Mukharbin of the Congress people speaking about Law Purush Sardar Vallabhbhai Patel. उन्होंने 562 रियासतों को जोड़ा, 562, the Iron Man, and one was left, and that one was left, that was Jammu Kashmir, to the then Prime Minister Jawaharlal Nehru. माननीय नड्डा जी, 1 मिनट। माननीय सदस्यगण, on behalf of this August House, I have great pleasure in welcoming His Excellency Mr. Alen Simonian, President of the National Assembly of the Republic of Armenia, along with the members of the parliamentary delegation who are on a visit to India as our honored guest. The delegation arrived in Delhi. Honorable members, the delegation arrived in Delhi from Armenia on Monday, 16 December 2024. They are now seated in the special box. Besides Delhi, they will also visit Jaipur and Agra before their departure from India. We wish them a pleasant and fruitful stay in our country. Though through them we convey our greetings and best wishes to the members of the Parliament of Armenia, the government and the friendly people of Armenia. Honorable Nataji, please. तो मैं कह रहा था कि एक जम्मू कश्मीर की रियासत, जिसका जिम्मा जवाहरलाल नेहरू जी उस समय के प्रधानमंत्री जी ने लिया था, और हम सब जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने जो इस देश के साथ जम्मू कश्मीर की रियासत को विलय किया था, लेकिन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोविजन के माध्यम से इस बात का प्रयास हुआ कि शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के विषयों में इन्वॉल्व किया जाए, और उसके लिए जम्मू कश्मीर के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला से कहा कि आप अंबेडकर से बात करें। जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। न सिर्फ भारत सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र, बल्कि लोकतंत्र की जननी देश है और हम प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। संविधान पर चर्चा जारी है, तो संविधान पर चर्चा राज्यसभा में जहां संबोधन जेपी नड्डा का चल रहा है, एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। यहां इस देश में 3 प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री हुए। मनमोहन सिंह जी वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, वो यहां आकर के प्रधानमंत्री बने। I.K. गुजराल वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, वो यहां पर प्रधानमंत्री बने। हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी जी वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, वो यहां पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से आया हुआ व्यक्ति जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता था, वो विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता था। ये आर्टिकल 370 की देन थी, जिसके बारे में अभी भी लोग बोलते हैं कि आर्टिकल 370 को वापस लाना चाहिए। वो आर्टिकल 370 क्या देता था?
यानी वो पंचायत का चुनाव न लड़ सके, विधानसभा का सदस्य न बन सके, विधानसभा में वोट न दे सके, दे वर नॉट अलाउड टू गिव वोट्स। ये स्थिति आकर के खड़ी थी और ये आर्टिकल 370 के तहत हम लोगों को देखने को मिला। आपको जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि जम्मू कश्मीर में पंजाब से सफाई कर्मचारियों को लाया गया और उनको बसाया गया और उनको कहा गया कि आपको यहां पर हम जम्मू कश्मीर की नागरिकता देंगे। आप आश्चर्य करेंगे उपसभापति जी कि उनको इतने सालों तक सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी का अधिकार था, बाकी उनका बेटा न डॉक्टर बन सकता था, न इंजीनियर बन सकता था, न वो एडमिशन ले सकता था। आप देखिए कि कानून को की धज्जियां इस आजाद भारत में, अगर हम ग्लोरियस जर्नी ऑफ 75 इयर्स की चर्चा कर रहे हैं तो ये बातें सामने आनी चाहिए कि सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई कर्मचारी बन सकता है। ही विल नॉट गेट एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज, ही विल नॉट गेट एडमिशन इन इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड ही विल नॉट गेट एनी रिजर्वेशन फॉर एनी सर्विसेज इन जम्मू कश्मीर। यह स्थिति ला करके खड़ी की। मैं धन्यवादी हूं इस पार्लियामेंट का, और अगेन आफ्टर द बैड लॉट वी गॉट द गुड लॉट, and at that good lot on 5th of August 2019 abrogated Article 370, निरस्त कर दिया। मुझे याद है पुराने हॉल में सब लोग आके यहां बैठे हुए थे धरने पर। इतिहास इस बात का गवाह है कि आप किस कानून के लिए धरना दे रहे थे, किस कानून का विरोध कर रहे थे, किस लिए विरोध कर रहे थे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत सिर से बधाई देता हूं कि उनके सूझबूझ के कारण आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, पार्ट एंड पार्सल बन गया। ये हमको ध्यान रखना। अभी कल हमारे आदरणीय खड़गे जी अब कहते हैं कि हम इमरजेंसी की चर्चा करते हैं। भाई आपने 25 साल में ये तोहफा दिया संविधान में, 25 साल का पहला तोहफा आपकी तरफ से आया, हम चर्चा क्यों ना करें। आप कहते हैं कि अब कल अभिषेक मनु सिंघवी जी कह रहे थे अरे भाई हमने माफी मांग ली, माफी हो गई, आप इमरजेंसी को छोड़ दीजिए। हम कैसे मान लें? अभी इमरजेंसी को आए हुए 50 साल अगले साल हो जाएगा। 25 तारीख को लोकतंत्र विरोधी दिवस मनाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इसमें शामिल हो, इस बात का हम आह्वान करते हैं। वो 50 साल हम इमरजेंसी के प्रजातंत्र का गला घोटने का कुत्सित प्रयास हुआ। अगर आपके दिल में कहीं भी उनके प्रति कोई रहम है, अगर आपके दिल में कहीं कोई प्रायश्चित है, तो मैं आह्वान करता हूं और आपको बिफोर टाइम बताता हूं, 25 जून 2025 जरूर आप लोकतंत्र विरोधी दिवस में शामिल होइए और उसके बारे में आप चर्चा कीजिए। अब उसमें भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, इमरजेंसी किस लिए लगी? देश को खतरा था क्या? देश को खतरा था क्या? नहीं, देश को खतरा नहीं था, कुर्सी को खतरा था। किस्सा कुर्सी का था, कुर्सी को खतरा था और इसके चलते सारा देश अंधकार में डाल दिया गया। और 25 जून 1975 को प्रेसिडेंशियल असेंट के द्वारा आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनल डिस्टर्बेंस बताते हुए फंडामेंटल राइट्स को 19 और 21 आर्टिकल को निलंबित कर दिया गया और उसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग नीसा और डीआईआर में बंदी हुए 22 महीने के लिए, 1 लाख से ज्यादा। और मुझे यह गौरव के साथ कहना होता है कि उस समय के जनसंघ और उस समय के आरएसएस के लोग
उसमें कम से कम 75,000 से ज्यादा हमारे लोग थे जो जिनको बंदी बनाया। प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हम सब लोगों ने अपने आप को आत्मसात करते हुए, और मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि जहां 1 लाख से ज्यादा लोगों को मीसा और डीआईआर में बंद किया गया। अब देखिए, ये जर्नी में बातें आती हैं तो ध्यान में रहती है। मनोज जी बैठे हैं, हमारी मीसा भारती जी पहले सदस्य रही हैं यहाँ की, आजकल लोकसभा की सदस्य हैं। आप लोगों को मालूम नहीं होगा उनका नाम मीसा क्यों पड़ा। मैं छात्र था, आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम in Patna. I was twice arrested from the class. हम पढ़ने गए थे, हमको क्लास से अरेस्ट किया गया, हमने वो भी दिन देखे। लेकिन मीसा नाम क्यों पड़ा? इसलिए क्योंकि लालू जी जब मीसा की बहन पैदा हुई तो वो जेल में थे, मीसा में बंद थे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद थे। आज ठीक है, साथ साथ है, समय का फेर है, ये भी ग्लोरियस जर्नी का पार्ट है। मैं यहां एक बात और कहना चाहता हूं। आजकल इस बात की भी बड़ी चर्चा होती है कि मीडिया का गला घोटा जा रहा है। कल गोदी मीडिया कह दिया गया, कल और कुछ कह दिया गया। अरे आपको मालूम नहीं है मीडिया का तपस्या? आप जरा 1975 के इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन के आप एडिटोरियल्स निकाल करके देखिए, ब्लैंक है, ब्लैंक, और वो डट के खड़े रहे। आज हम भूल नहीं सकते स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी को, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को कहा था कि लोटा लेकर के आया था, लोटा लेकर के चला जाऊंगा, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए अपना जीवन सर्वस्व करता। आप मॉडर्न इंडिया में दूसरा है सर, इनका तपस्या का डेफिनेशन दूसरा है। आप देखिए कैसे लोग थे जिन्होंने, बहादुर शाह जफर मार्ग में अंधेरा छा गया था, सेंसरशिप लग गई थी, कुछ लिखने के पहले सेंसरशिप से उसकी क्लियरेंस चाहिए थी। मीठी मीठी लिखो, खट्टी खट्टी बंद करो। और आज आप गोदी मीडिया की बात करते हो। हमें मीडिया को सैल्यूट करना चाहिए। जब समय क्राइसिस का आया तो मीडिया खड़ा रहा, डट करके खड़ा रहा, और उसने इमरजेंसी को विरोध किया। और आप देखिए, आपकी कुर्सी खतरे में पड़ी। आपने 39th, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी का पार्ट है, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970। और इस बीच संभल से बड़ी खबर आ रही है। संभल में जो बंद मंदिर खुलवाया गया है उसी के नजदीक से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि मस्जिद के बाहर जो चबूतरा बना हुआ था, उस चबूतरे के नीचे भी कुएं की बात सामने आई थी, वहां से भी अब मलबा हटाया जा रहा है। चबूतरे के नीचे कुआं और कुएं की खुदाई का काम जारी है। तो मंदिर के पास से अतिक्रमण हटाया जा रहा है और साथ ही मस्जिद के बाहर जो कुएं पर चबूतरा बना दिया गया था, वो चबूतरा तोड़कर जो कुआं है उसके भीतर से मलबा हटाने का काम भी चल रहा है। तो संभल से ये इस वक्त की बड़ी खबर। संभल में इस वक्त राजस्व विभाग की टीम जो है वो 50 साल पुराने नक्शे से जमीनों की चेकिंग कर रही है। ये वो नक्शा है जो मैं आपको दिखा रही हूं। खग्गूसराय में जहां बंद मंदिर मिला था उसके आसपास के इलाके को लेखपाल अपने राजस्व विभाग के नक्शे से अब मिला रहे हैं। और ऐसे में कब्रिस्तान, ग्राम समाज, आबादी, सब स्थानों की राजस्व विभाग जो निरीक्षण है वो कर रहा है। तो राजस्व विभाग नक्शा लेकर आया है और नक्शे से अब मिलान किया जा रहा है। ये 50 साल पुराना नक्शा है। टीम जो है वो 50 साल पुराना नक्शा लेकर आई है और 50 साल पुराने नक्शे से जमीनों की अब चेकिंग की जा रही है। ये दूसरी तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं, मस्जिद के बाहर जो चबूतरा बना दिया गया था, वो चबूतरे के नीचे जो कुआं भर दिया गया था, उस कुएं से भी मलबा हटाने का काम चल रहा है। ये तस्वीर आपके सामने देखिए, ये कुआं जो पाट दिया गया था वहां से मलबा हटाने का काम चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो स्थानीय प्रशासन है वो राजस्व विभाग की टीम जो है वो 50 साल पुराना नक्शा लेकर आई है और इसी के आधार पर जमीनों की चेकिंग अब इस पूरे इलाके में की जा रही है।
खग्गूसराय में, जहां बंद मंदिर मिला था। तो करीब 46 साल के बाद बंद मंदिर खुलवा दिया गया है। मंदिर के नजदीक भी एक कुआं, वहां पर भी खुदाई का काम किया गया, जहां 20 फीट की गहराई से 3 खंडित मूर्तियां भी मिली। और ये जो तस्वीर है वो इसी इलाके में एक मस्जिद है, और मस्जिद के बाहर जो चबूतरा बनाकर कुआं ढक दिया गया था, वहां पर भी इस वक्त खुदाई का काम एक बार फिर से शुरू हुआ है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्यांकर इस वक्त मौजूद है, और जरा दिव्यांकर से जानते हैं ये मस्जिद के बाहर जो चबूतरा बनाकर कुआं ढक दिया गया था, कल भी यहाँ पर खुदाई का काम हुआ था और कल रोक दिया गया था, ये कहते हुए कि साहब अब हथौड़ा नहीं बल्कि मशीन लाई जाएंगी और उससे यहाँ पर खुदाई का काम आगे बढ़ाया जाएगा। अभी का अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, देखिए मंदिर से महज 100 मीटर की दूरी पर ये न्योरी मस्जिद है और मस्जिद के बाहर ये चबूतरा जो है वो आपको नज़र आएगा। बीते रोज़ जो पत्थर यहाँ पर लगा था उसकी कटिंग की गई थी, और ये जो जगह आप यहाँ पर बीच में देख पाएंगे, इसमें से फिलहाल जो हिस्सा है ये कुएं का है और इसमें से मलबा जो है वो निकाला जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा मलबा जो है वो आज सुबह से निकाला जा चुका है। लगातार जो काम है वो चल रहा है, और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यहाँ पर जो जाल है वो लगाया जाएगा। तो ये जो जानकारी है वो जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो इस बारे में दे रहे हैं। जो इलाके के पार्षद हैं वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। ये बताइए, ये जो कटिंग हो रही है, कटिंग हुई उसके बाद अब जो मलबा निकाला जा रहा है, ये कब तक चलेगा और क्या इसका उद्देश्य है? भाई ये है कि इसे कुआं दिखना चाहिए, कुआं लगना चाहिए, इसी वजह से ये चबूतरा बना हुआ था। इसका खुदाई होकर कटाई होकर 3 फीट मलबा बाहर निकल जाएगा, उस पर जाल लगा दिया जाएगा ताकि ये लगे कुआं है। अच्छा, इसे आखिर बंद क्यों किया गया था, किस वजह से? क्या गया था, यहाँ वजू होता था, बच्चे वजू करते थे, कोई गिर ना जाए इसलिए इसे बंद कर दिया गया था। नगर पालिका से इसकी सब मेंटेनेंस कराया गया था, सौंदर्यीकरण कराया गया था, उसके बाद इसे कटिंग करा के फिर खोला गया। शासन की ओर से कहा जाता है कि इतिहास में संभल में 19 जो कुएं हैं वो उसकी बात की जाती है, तो क्या उनमें से कोई ये कुआं है? ना, इसमें तो कोई कुआं नहीं है, क्योंकि ये मस्जिद का ही जगह है, मस्जिद का ही चबूतरा, मस्जिद का ही कुआं है। यहाँ पर जो चबूतरा लगाया गया था वो कब लगाया था? क्या प्रशासन ने लगाया था या किसकी तरफ से? 2 महीने पहले नगर पालिका की तरफ से इसे सौंदर्यीकरण कराया गया था इसका, अब फिर वही नगर पालिका की तरफ से तो खुलवाया जा रहा। जाल आप बता रहे हैं लगाया जाएगा, तो क्या मैसेज देने की कोशिश है? आसपास रास्ता है तो लोग गुजरे तो क्या नजर आए उनको? ये मैसेज दिया जाएगा कि ये कुआं दिखे, कुआं लगना चाहिए, चबूतरा नहीं लगना चाहिए। जैसे कुआं पहले था ऐसे ही कुआं लगना चाहिए। ऐतिहासिक नगरी की तरह जैसे नजर आनी चाहिए, कुआं हर जगह संभल में है, उसी हिसाब से कहा गया कि कुआं को कुआं ही रखना चाहिए, चबूतरा नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये जानकारी जो है वो इलाके के जो पार्षद हैं वो दे रहे हैं, लेकिन जो फिलहाल मलबा जो है वो निकाला जा रहा है और लगातार ये जो काम है वो आपको नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो करते हुए नजर आएंगे। और सिर्फ मैसेज यही देने की कोशिश है, संभल को तीर्थ नगरी के रूप में जाना जाता था। जो भी लोग आसपास के रास्ते से गुजरे तो उन्हें जब इस पर उनकी नज़र पड़े तो ये एहसास हो कि यहाँ पर भी जो कुआं है, जो संभल की प्राचीनता को तीर्थ नगरी के रूप में जो लोग जानते हैं, उसका भी मैसेज लोगों तक पहुँचे। तो एक कार्रवाई जो है वो प्रशासन की ओर से यहाँ पर की जा रही है। नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर लगातार इससे मलबा निकाल रहे हैं, और जो बात है कि आपसे तकरीबन 2 से 3 घंटे तक ये जो काम है खुदाई का वो चलेगा। 3 फीट तक जो खुदाई है वो की जाएगी, ऊपर से जाल लगा दिया जाएगा। और बड़ी बात ये जो जानकारी है यहाँ पर जो सभा पार्षद हैं वो दे रहे हैं कि इससे पहले यहाँ पर जो वजू है वो होती थी और कोई बच्चा इसमें गिर ना जाए, जिसके चलते इसे बंद किया गया। 2 से 3 महीने पहले यहाँ पर पत्थर भी लगाया गया, रंग रोगन भी कराए गए, लेकिन अब एक बार फिर से प्रशासन की ओर। बिल्कुल, तो अभी 2 से 3 महीने पहले यहाँ पर नगर निगम की तरफ से सौंदर्यीकरण के तहत चबूतरा बना दिया गया था, इसको सजा संवार दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर एक बार फिर नगर निगम जो है वो दिखाने के लिए जिस तरीके से पहले संभल हुआ करता था, कुएं की खुदाई चल रही है और जो फैसला लिया गया है वो ये कि 3 फीट तक गहरा यहाँ पर मिट्टी निकाल दी जाएगी, मलबा निकाल दिया जाएगा, और फिर ताकि किसी तरीके का कोई हादसा ना हो, कोई गिरे ना इसके अंदर, ऊपर से एक जाल लगा दिया जाएगा। ये जानकारी वहां पर जो स्थानीय पार्षद मौजूद है दिव्यांकर के साथ, उन्होंने दी है। इस बीच दिव्यांकर, आप मुझे बताइए कि वहां जो मस्जिद के मंदिर के नजदीक वो जो मकान खड़ा हुआ था, मतीन अहमद का मकान, और उसका वो जो चबूतरा बाहर निकला हुआ था जिसको खुद ही गिराने का काम मकान मालिक की तरफ से किया जा रहा था, वो 2-2.5 फुट हिस्सा
जो अवैध था उसको गिरा दिया गया है, या क्योंकि वहां पर अभी पुलिस अधिकारियों को पहुंचना था तो कुछ देर पहले काम रुका था, अभी भी रुका हुआ है? क्या अपडेट है वहां का? जी बिल्कुल, देखिए जो मतीन अहमद के जो मकान है वहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई है वो लगातार प्रशासन की ओर से जब बात की गई तो उसके बाद चल रही थी। मजदूर भी वहाँ पर पहुंचकर जो कार्रवाई है वो लगातार कर रहे थे। बीच में कुछ देर के लिए जो काम है उसे रोका गया, लेकिन फिर उसके बाद जो मजदूरों ने एक बार फिर से काम अपना धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं और प्रशासन के आला अधिकारियों का इंतज़ार है। उसके बाद ही जो अवैध हिस्सा है उसे तोड़ने के बाद पूरे इलाके की या फिर कहें पूरे घर की जो पैमाइश है वो की जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश होगी कि कितना हिस्सा वैध है, कितना हिस्सा अवैध है, और उसके बारे में बाकी जानकारी उसके बाद निकलकर सामने आएगी। शुक्रिया आपका दिव्यांकर, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा। आगे कोई अपडेट होगा तो दोबारा संभल कर रुक करें।